तो अब देखेंगे भाई यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट टाइप में आपको ऐसे करना है, जैसे मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन आपके पास कि एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर है और उसके अंदर फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। तो एक टेबल बनी हुई है, ये टाइम दिया गया है, 0 टाइम था उस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन ये है, 30 टाइम हो जाता है तब ये कंसंट्रेशन है, 60 है तब ये है और 90 है तब ये है। ऊपर टाइम है नीचे कंसंट्रेशन है बेटा, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोल एल इनवर्स, मोल एल इनवर्स आपके पास। ठीक है, इसने आपसे एक तो पूछा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन, और कुछ स्पेशल पूछा गया है कि इस इंटरवल के बीच में ही बताओ मेरे को, 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच का एवरेज रेट भी बताना आपको। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि भाई ये क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसका रेट कांस्टेंट, इसका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी क्या वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अब ये कैसे करेंगे, हम कोई भी दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट आती हैं, सेम आती हैं, तो हम बोल देंगे कि भाई ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, उस दिन हमने बताया था, दिखने में बायोमोलिकुलर है बट कुछ कंडीशन की वजह से वो क्या है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर होती है। क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, दिखने में बायोमोलिकुलर बस सम कंडीशंस की वजह से क्या हो फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज रेट। एवरेज रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या आपके पास, माइनस में C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। अब आप देखो C2 का मतलब, जैसे जब टाइम इंटरवल ये दिया गया है, टाइम इंटरवल आपके पास है ये दिया गया है, तो ये इनिशियल है, ये इनिशियल और ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल। ठीक है, तो देखो C2 का मतलब C2 ये है, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू माइनस का 0.17, 0.17, फिर माइनस में भाई इसके कोरस्पोंडिंग C2 का मतलब कंसंट्रेशन है, तो C2 ये है और C1 ये है, तो C1 लिखो 0.31, उसके अपॉन में T2 माइनस T1, T2 कितना है 60 है, T1 कितना है 30 है, T1 कितना है 30 है। अब आप देखो इसको जब सोल्व करोगे आप, तो मैंने उस दिन भी बताया था रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब C2 माइनस C1 करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से माइनस आएगा, वो इस माइनस को कर देगा प्लस कर देगा, नीचे क्या आएगा 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो कर दो इसको, तो देखो ऊपर कितना ये टर्म आ जाएगी 0.14 अपॉन में 30, 0.14 अपॉन में 30। और जब आप इस टर्म को सोल्व करते हो, सोल्व करने के बाद आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू आएगी 1.67 10 की पावर माइनस 3 मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, ये आ गया मेरे पास मोल एल इनवर्स एस, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये होती है ना मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, तो वो आ गया मेरे पास। तो बेटा ऐसे निकालना है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है किस इंटरवल के बीच में, 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 30 से 60, तो ऐसे देखो यहाँ पे, तो 30 से 60 का मतलब जहां से पूछा है 30 to 60, इसका मतलब ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल। तो भाई ये इनिशियल T1 है, ये कौन है T2 है, इसी तरह ये C1 है, ये क्या है C2 आपका। और फॉर्मूला क्या होता है C2 माइनस C1, तो C2 का मान कंसंट्रेशन का मान नीचे आपके पास वो वैल्यू पुट कर दी, C1 का मान ये रहा आपके पास, T2 का मान कौन है 60 है आपके पास, T2, T1 कौन है 30 है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सोल्व करोगे ये आ गया आपके पास। अगर देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे, मान लो आपसे, देखो क्वेश्चन में चेंज ये कर देता, मान लो आपसे पूछ लेता 0 से 60 के बीच में, 0 से 60 के बीच में, तो इसका मतलब आपसे उसने कंपैरिजन करवाया इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इसका मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल हो गया। ठीक है, जिसके बीच में पूछता है उसी का अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। जैसे मान लो मेरे को यही करना था, तो ये हो गया मेरे पास। अगर मेरे से क्वेश्चन को चेंज कर दिया, उसने 0 से 60 का पूछ लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा C2 माइनस वही लिखूंगा C2 कौन है। अब देखो, अब यहाँ पे ये जब ये T1 था तो ये कौन था C1 था, ये T2 है तो ये क्या हो गया C2 हो गया। तो ये जब 0.17 माइनस में यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.55, क्या लिखूंगा 0.55 अपॉन में। अब देखो तो वही तो है T2 माइनस में T1, क्योंकि C2 माइनस C1 T2 माइनस में T1, तो 60 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो भाई यहाँ से सोल्व करोगे तो माना जाएगा। उसी तरह ये माइनस की टर्म आएगी, वो माइनस माइनस को क्या कर देगी, प्लस कर देगी आपके पास। ठीक है, तो जिस भी इंटरवल का आपसे पूछता है उसी को आप मैच करके देखना आपका। ओके, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, वो 0 से 30 का पूछ सकता है। 0 से 30 का पूछे तो ये क्या हो गया T1, ये कौन होगा T2। जब T1 था तो ये C1 है, ये T2 है तो ये C2 है आपके पास। ओके, तो जो भी आपसे पूछे, जिस भी इंटरवल का पूछे, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। मान लो 60 से 90 का पूछ ले तो ये कौन हो गया T1, ये कौन हो गया T2, ये कौन होगा C1, ये क्या होगी C2। ठीक है, अब दूसरा उसने पूछा क्या ये सुडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है इसका रेट कांस्टेंट। तो हम कोई भी, आपको जहां से आपको अच्छा लगे, कोई भी दो इक्वेशन के को कंपेयर कर लो। आप कोई भी दो इक्वेशन का करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात करते हैं, k बराबर है 2.303, 2.303। टाइम देखो, मान लो जैसे मेरे को यहीं से मेजरमेंट करना है, जैसे इसका ही लेना है, तो यहाँ पे कितना है मेरे पास 30, कितना हो गया 30 आपके पास। इसको मेजरमेंट करेंगे तो लोग, अब इसकी कंसंट्रेशन ही लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.55, आफ्टर टाइम 30 के बाद कितनी है 0.31, कितनी है 0.31 आपके पास, कितनी होगी 0.31। इस टर्म को सोल्व करोगे, यहां से k का मान आएगा। एक हम टर्म को चेक कर लेते हैं नेक्स्ट आपके पास, जैसे k1 तो ये हो गया, और k2 आप कर लो इसमें 60 वाला, 0 से 60 का, ये मान लो k1 हो गया। इसी तरह मैं k2 निकालता हूँ 2.303। अब की बार मैंने कंपैरिजन किया इसका और इसका, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अब इस कंपैरिजन करेंगे तो T2 माइनस T1 ही होता है ना, तो 60 में से 0 घटाएंगे तो 60 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा लोग, क्या आएगा लो। अब उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन देखो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.55। अब आप सोच रहे हो सर इनिशियल 0.55 कैसे, भाई जब टाइम 0 है तो इनिशियल यही होगी, टाइम 0 तो इनिशियल क्या होगी आपके, और मैं कंपेरिजन ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद 60 पे कितने हैं 0.17, 60 पे कितने हैं 0.17। जब हम इन k1 और इस k2 का मान फाइंड आउट करते हैं, तो k1 का मान मैं जब सोल्व आउट करता हूं, तो सोल्व आउट करने के बाद k1 का मान आता है मेरे पास 1.91 इंटू 10 की पावर -2 S इनवर्स, ये आता है मेरे पास। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 1.957 10 की पावर -2 S इनवर्स। अब आप देख रहे हो ये भी 1.9 है, ये भी 1.9 है, इसका मतलब ये जो k1 और k2 मैंने निकाला, इनके रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैच कर रही है आपसे। और मैच कर रही है तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो मैच कर रही है तो हम बोलेंगे कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कर रही है, अगर ऐसे k का मान बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हाइड्रोलिसिस को फॉलो कर रही है आपके पास। तो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे करना है आपको। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें सीखी हमने, अगर एवरेज रेट आता है तो वैसे करेंगे। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है आपके पास, तो उस चीज को चेक करने के लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर मैंने इस और इसको कंपैरिजन कर लिया, इनिशियल से इसको कंपैरिजन कर लिया, फिर इनिशियल से इसको कंपैरिजन कर लिया, या एक और भी निकाल सकते हो आप, इनिशियल से इसको कंपैरिजन कर लो आप। पर आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंड करना पड़ेगा। मान लो अगर इनिशियल यहां से मान लो तो फिर इसका कंपैरिजन कर लो आप, फिर इसका इससे साथ कंपैरिजन कर लो। अगर यहाँ वैल्यू सेम आती है तो आप बोल दो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। मैंने क्या किया, इसको इनिशियल माना, तो यहां से इनिशियल माना तो 2.303, तो 30 में से 0 जाएगा, T2 माइनस T1 तो 30 लोग। यहाँ पे R0 अपॉन में R होता है, R0 की वैल्यू क्या है इनिशियल पे 0.55 है, R का मतलब आफ्टर टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t कौन है 30 मिनट के बाद कितनी है 0.31 है, 0.31 पुट कर दी, यहाँ से k1 का मान आ गया। इसी तरह मैंने एक टर्म ये चेक करके देखे 0 से 60 का लिया मैंने, इसमें मैंने क्या k2 निकाला 2.303, यहाँ पे क्या 60 में से 0 गया 60 बच गया। लो R0 बाई R होता है, तो R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.55, आफ्टर टाइम t के बाद 0.60 के बाद कितनी होगी 0.17, सोल्व किया ये मान आ गया। ये वैल्यू मैच कर रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को फॉलो कर रही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है दे विल बी मैच, ये बिल्कुल मैच कर रही है इनसे। ठीक है, तो भाई सेकंड टाइप ये है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एवरेज रेट और सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से देखें इनको। एक बार ध्यान देंगे, आपको ये वैल्यू अगर थोड़ा सा, हाँ
ठीक है, अब दिख रही होगी आपको। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक टाइप के अंदर क्या है, थोड़ा सी ध्यान दो इस टेबल की तरफ बेटा। इस टेबल समझ लो, ये टेबल जिस बच्चे को याद होगी ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन को उंगलियों पे कर देगा सोल्व, उंगलियों पे सोल्व कर देगा वो, ठीक है। बट ये टेबल जरूरी है उसके लिए। कौन सी टेबल जरूरी है? ये वाला। अब देखो इस टेबल में है क्या भाई, हमें मैंने ये समझ लो एक टाइप की गिनती लिखो, 2 3 n 2 3 n 2 3 n 2 3 n। अगर मैं कंसंट्रेशन में दो मतलब कंसंट्रेशन मान लो मैंने 2 टाइम कोई चेंज किया, और ये मेरे पास इफेक्ट ऑफ रेट, और वो है मेरा ऑर्डर। भाई मैंने 2 टाइम चेंज किया, रेट में भी 2 ही है। 3 टाइम चेंज किया, रेट में भी 3 है, या n टाइम करूँ तो n ही आए। मतलब जो चेंज इधर कर रहा हूँ वैसा ही चेंज आता है। तो इसका मतलब इसमें जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज है? लीनियर चेंज। लीनियर चेन बोलेंगे ना इसको, क्योंकि इधर मैंने 2 किया उधर भी 2 आ गया, 3 किया 3 आ गया, 4 किया 4 आया, n टाइम किया तो n आ गया। तो उसको बोलते हैं लीनियर चेन। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, कि भाई उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। आपने 2 टाइम चेंज किया कंसंट्रेशन में, और इफेक्ट में आया 4। इफेक्ट में क्या आया? 4। इसका मतलब 2 की पावर 2 करते हैं तभी 4 आता है ना। या आपने किया 3, इधर आया 9, मतलब आपने कंसंट्रेशन में 3 टाइम कोई चेंज किया और इफेक्ट रेट में पड़ा 9 टाइम आया। इसका मतलब n टाइम करते तो n स्क्वायर, n टाइम करते तो n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रेटिक चेन है। कौन सा है? क्वाड्रेटिक चेंज है। मतलब स्क्वायर वाला चेंज हो रहा है भाई, 2 का स्क्वायर करते हैं। देखो n किया तो n का स्क्वायर, मैंने मान लो n की जगह पे 2 मानना, n की जगह पे क्या मानना? 2। तो 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 4। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। तो वो आती है सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर आप 2 टाइम चेंज किया और रेट में इफेक्ट हो रहा है 8 गुना, आपने 3 टाइम चेंज किया रेट में इफेक्ट हो रहा है 27 गुना, n टाइम किया तो n का क्यूब। मतलब थर्ड ऑर्डर के लिए हम n का क्यूब करते हैं, n का क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। और भाई एक चीज और छोड़ो ना, अगर मान लो जिसको ये भी ना याद हो, फर्स्ट ऑर्डर में n ही रहता है, सेकंड ऑर्डर में भाई सेकंड है तो n का स्क्वायर, थर्ड है तो n का क्यूब, थर्ड है तो n का क्यूब, और भाई जीरो ऑर्डर है तो भाई n का ऊपर 0, n का ऊपर 0 का मतलब 1। कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें, कोई चेंज हो ही नहीं रहा उसके अंदर, ठीक है। तो ये याद रख लो भाई, फर्स्ट ऑर्डर में n, सेकंड ऑर्डर में n का स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर में n का क्यूब। इसका मतलब क्यूबिक चेंज है यहाँ पे। n जीरो ऑर्डर में क्या है भाई? आपने किया 2 टाइम चेंज, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। आपने किया 3 टाइम चेंज, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब वो क्या है? जीरो ऑर्डर। आपके क्या है? जीरो ऑर्डर। अब ये देखो आपको कैसे इन क्वेश्चन को करना है। मान लो कोई जनरल इक्वेशन दी गई है आपके पास, 2a जमा b कन्वर्ट इनटू c जमा d। अब आपको इसके अंदर जैसे मैं रेट लिखूंगा तो रेट जो आपके पास रेट लिखना, आपके पास क्या आएगा? रेट कैसे लिखोगे आप इसके अंदर? जैसे रेट जो भी आपके पास रेट ला के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के, ए के ऊपर और बी के ऊपर जो पावर आ जाएगी, मान लो अल्फा और बीटा, या मान लो मैं एक्स और वाई लिख दूं यहाँ पे, एक्स और वाई। अगर मेरे को x का मान पता लग जाए और y का मान पता लग जाए तो मैं इसका ऑर्डर बता सकता हूं भाई, x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ये है और y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ये है मेरा। क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में जो हम एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आता है? जब रिएक्टेंट, जो ये रिएक्टेंट था, इनकी ऊपर की पावर का सम कर देते हैं, मतलब x जमा y कर देते हैं, तो उससे क्या आता है? आपका ऑर्डर आता है। क्या आता है? आपका ऑर्डर आता है बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप, ये आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4, ये ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये बी की है, और ये जो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो बना है भाई, ये कंसंट्रेशन चेंज करते हो, ए में ये किया, बी में ये किया, तो डी ऐसे बन जाए आपके पास। ओके, अब देखो इनमें से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करो? एसिड वैल्यू देखो, जहां पे एक एक्सपेरिमेंट में ए की या बी की एक वैल्यू सेम हो। जैसे मैंने ये पकड़ लिया, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पकड़ लिया, यहाँ पे 0.3 है, मतलब ये वैल्यू सेम है। तो जो वैल्यू सेम होती है उसको तो आप ऐसे दबा लो, मतलब कांस्टेंट है ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कैसा चीज है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो रहा है, मतलब ठीक है भाई, ये तो चीज कांस्टेंट होगी एक तो, 2 दूनी 4, और इसको मान लो देखो 7 और यहाँ पे 28, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब यहाँ पे 4 गुना आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 गुना। अब 4 गुना किस में आता है? 4 गुना किस में आता है?
ये देखो ना अब आपके पास भाई, जब यहाँ 2 टाइम चेंज किया, मैंने कंसेंट्रेशन में 2 गुना चेंज किया, 2 दूनी 4, और रेट में कितना हो रहा है 7 चौक 28। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम किया, यहाँ पे कितना है 4 गुना, मतलब 4 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पता लग गया मेरे को कि क्या पता लग गया कि मेरे पास जो ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर है, एक्स का ऑर्डर जो हमारे पास है, इसका ऑर्डर जो मैंने निकाला है, तो रेट इज इक्वल टू के, और मैंने लिख दिया ए के ऊपर, मतलब ये कौन सा था, सेकंड ऑर्डर है, कौन सा है सेकंड ऑर्डर, यहीं से पता लग गया मैंने भाई, ये डबल हो गया तो ये 4 गुना हो गया। अब मैं y का मान निकालना चाहता हूँ, तो y के लिए देखो कोई ऐसी वैल्यू देखो जिनमें वैल्यू सेम रहती हो, तो ये पकड़ लो 0.1 ये सेम है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इनको देखो 0.1 से 0.4 हो रहा है, 1 4, और यहाँ पे कितना हो रहा है देखो 6 चौक 24, बस तो देखो यहाँ पे भी 4 ही है और यहाँ पे भी 6 चौक 24 ही है। देखो ऐसे कंपेरिजन कर लिया मैंने, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और ये भी कितना है, मैंने पॉइंट वो भूल गया मैं, 1 को 4 से, भाई देखो ना 1 को 4 से गुणा करोगे 4 ही आएगा ना, तो यहाँ पे भी 4 है और उधर भी कितना ही है 4 है। इसका मतलब कैसा चेंज है, कैसा चेंज हो रहा है आपके पास, इधर भी 4 और उधर भी 4, इधर भी 4 और उधर भी सेम 4 4, मतलब जैसे वो ही बात होगी ना, इधर भी 3 2 किया, उधर भी 2, इधर 3 उधर 3, इधर 4 उधर 4, इसका मतलब क्या हुआ वो फर्स्ट ऑर्डर। तो पता लग गया बी के ऊपर कितना आ गया फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना इस रिएक्शन का 2 + 1। अब मैंने अलग अलग निकाल दिया, ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर थी, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर थी, वो बी के रेस्पेक्ट में क्या थी, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट है, ए के रेस्पेक्ट में सेकंड है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 3 आ गया, 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। वैसे आंसर तो मेरा सही हो गया, पर एक चीज ध्यान दो, देखो एक बात आप ध्यान देना, आंसर तो यही था। मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे, आंसर तो वही आएगा मेरे पास, आंसर तो यही आएगा। मान लो एक एक्स का है, पहले इसने वाई का निकाला है। हाँ हाँ, मतलब कहने का मतलब ये था, जैसे जिसको कांस्टेंट मानो ना और जिसकी इफेक्ट देखो, जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग में इसको कांस्टेंट मानना और इसके इफेक्ट को देखा, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट का मान लिख लो भाई, बी का कितना आ रहा है सेकंड ऑर्डर। अब कांस्टेंट किया बी वाले को, तो मान किसका आएगा ए वाले का, ये चीज ध्यान, जिसको कांस्टेंट रखते हो उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा होता है ना उसका मान आएगा आपके पास। जैसे पहले मैंने इसको कांस्टेंट किया और यहाँ पे चेंज देखा, तो वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, बी के रेस्पेक्ट, बी वाले के ऊपर जैसे वाई है तो मैंने सेकंड लिख दिया। और मान लो अब मैं करता हूँ 0.1 को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं 0.1 से 0.4, तो 6 चौक 24, तो इसका मान 1, मतलब ये हो गया आंसर। तो आंसर वही होगा आपके पास, ए के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा उसका 2 + 1 3। बट मेरे को बस यही बात बतानी, जिसको कांस्टेंट मानते हैं ना और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास, जो उसके ऊपर है, ये जो एक्स है वाई जो भी है आपके पास। ठीक है, इसको कांस्टेंट मानता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी, इसको कांस्टेंट मान लूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये था भाई, ये भी समझ लो एक टाइप की ट्रिक करवा दी मैंने आपको, ऐसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी में ऐसे काम ना करें तो फिर इक्वेशन से होती है, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। तो ध्यान देंगे, आपके पास ये मैंने कंप्लीट कर दिया है।